हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नीट से रिलेटेड बातें की थी, क्योंकि नीट का जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो चुका था। पेपर जो है मैसिव लेवल पर ऑल ओवर इंडिया लीक हुआ। लीक के बाद जो है इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। खैर वो भी एक इश्यू है, लेकिन इतना बड़ा सोशल इश्यू है नहीं। जो उसके बाद जो हम रिजल्ट देख रहे हैं ये सबसे बड़ा सोशल इश्यू है। किसी भी जिंदा सोसाइटी के अंदर बच्चों की डेथ होना एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा हो सकता है। तो इसलिए इस पर मैं यहाँ पे जो है ये लेक्चर लेकर आया हूँ। और इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारे नीट नहीं, इवन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या जो एकेडमिक एग्जामिनेशन बच्चे देते हैं, और उसके बाद जो है सुसाइड की जो बहुत सारी जो है घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके इफेक्ट हैं, क्यों ये इतने जो है सुसाइड हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है। और साथ ही हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स, यानी भारत सरकार ने क्या पहले इसके लिए की हैं। तो सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा नीट का जो प्रेशर होने से। और टॉपिक ये पढ़ा मैं क्यों रहा हूं, आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं कि नीट के पेपर होने के बाद बहुत सारी जगह जो है घटनाएं देखने को मिली हैं कि अलग अलग जगह बच्चों ने पेपर कैंसिल होने के बावजूद पेपर कैंसिल होने के बाद क्या किया, सुसाइड कर लिया है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक साइलेंट क्राइसिस है जिसका हमें नहीं पता चल रहा है। क्राइसिस है कैसे? देखिए क्या होता है कि जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो अबोध युवा होते हैं, जिनकी एज आपकी 15 to 16 17 यही जो है एज होती है। और 15 16 17 वर्ष की उम्र में बच्चा अबोध होता है। और ये अगर ऐसे ही बच्चे जो हैं अकाल मृत्यु होती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये एक क्राइसिस बन जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि हमारे पास युवाओं की भारी कमी होगी आगे चलकर। तो ये नीट एस्पिरेंट एंड द साइलेंट क्राइसिस मैंने जो है इस टॉपिक की थीम रखी है। और ये धीरे धीरे जो है ये क्राइसिस के रूप में उभर कर आएगा निकट भविष्य में। तो नीट का जो प्रेशर है उसकी वजह से आप देखते हैं कि जो है ये धीरे 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 क्या हो रहा है, डेथ का जो रेशो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस जब हम करते हैं तो देखते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर्स की, वो यहाँ पे लेकर आया हूँ। और उससे देख सकते हैं कि 10-11 इंसिडेंट जो है अब तक जो है जब से पेपर कैंसिल हुआ है आपका उसके बाद हो चुके हैं। जैसे कि दिल्ली में 20 साल की छात्रा जो थी उसने सुसाइड कर लिया है। एक केस ही है दिल्ली का। एक केस राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में दिल्ली में नीट का एक छात्र जो है राजस्थान का वो मृत पाया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में भी जो है एक बच्चे ने जो है अपनी जान दे दी है। तो ऐसे ही बहुत सारी हैं। गुवाहाटी में छात्र ने जो है फंदा लगाकर जो है आत्महत्या कर ली है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ कल से देख रहे हैं। तो ये एक साइलेंट क्राइसिस के रूप में उभर कर ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उत्तराखंड में भी एक न्यूज़ कल मैंने देखी। उत्तराखंड में भी एक न्यूज़ थी जहाँ पे बच्चे ने जब नीट का पेपर कैंसिल हुआ, पेपर कैंसिल होने के बाद जो है वो सुसाइड कर लिया। ये सभी वो छात्र हैं जिन्होंने अच्छी मार्किंग की थी। ठीक है, उनका मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अच्छी मार्किंग हुई है। लेकिन जब नीट का पेपर जो है कैंसिल हुआ, इनको ये खबर मिली कि न्यूज़ में इन्होंने देखा कि पेपर लीक हो गया है, तो उसके बाद इनका मोरल डाउन हो गया। देखिए मोरालिटी जो है वो देखी जाए तो एक तरीके से, यानी बच्चों में जो अपनी एक तरीके की अक्षमता होती है, किसी भी मेंटल प्रेशर को झेलने की अगर कोई अक्षमता होती है, कोई कैपेसिटी होती है, वो अबोध बच्चों में कम होती है। और ऑब्वियसली नीट में ये परेशानी इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम एज के होते हैं। आपने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन होते हैं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले किसी भी एस्पिरेंट ने फांसी लगाई हो या कोई सुसाइड किया हो। ऐसा नहीं है, वहाँ पे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ें जीरो हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन करने वाले जो होते हैं वो मेच्योर होते हैं थोड़े, यानी 24 25 26 साल की एज के भी होते हैं। और बहुत जगह तो अगर देखा जाए तो बच्चे 45 साल की उम्र का भी कहीं कहीं कोई व्यक्ति जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो शायद उसकी तो संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर होगी को सुसाइड जैसा कोई कदम उठाए, क्योंकि मेच्योरिटी एक एज के बाद बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम मेन इश्यू। शॉकिंग इसमें यह है कि अगर हम बात करें 2023 में, अकेले में नीट की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो नीट में अकेले देखा जाए तो 26 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था 2023 में। कितने? 26। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा साइलेंट क्राइसिस इंडिया के सामने आने वाला है अगर इस पर गौर न किया गया तो। ठीक है, कितने? 26 स्टूडेंट अराउंड। वहीं हमारे पास डाटा है कि अराउंड 17 स्टूडेंट जो थे वो देखा जाए आप 2024 में सुसाइड किया था। यहीं पे अगर जो सुसाइड अटेम्प्ट हैं, जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट हैं आपके एकेडमिक रिपोर्ट्स कहती है कि इसमें 92% जो है वो नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं।
ठीक है, कितने होते हैं? 92%। जो अकेडमिक स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो 92% क्या होते हैं? वो नीट के होते हैं। इसके पीछे रीजन मैंने बताया है कि नीट की प्रिपरेशन करने वाला जो बच्चा होता है वो 15, 16, 17 इस एज ग्रुप का होता है। और वो आप जानते हैं कि इस एज में मेच्योरिटी नहीं आ पाती है बच्चे के पास में, और वो ये मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाता है। तो ये हमारे पास जो है एक डाटा है। वहीं पे अगर हम बात करें, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने अपने डाटा कल से अब तक दे रहे हैं न्यूज में। वहीं हम बात करें तो यहाँ पे देखें, अब हम एनसीआरबी के डाटा की बात करते हैं, जो ऑथेंटिक डाटा होता है। क्योंकि कोई सुसाइड अटेम्प्ट होता है तो क्या होता है, उसके बाद पुलिस केस होता है। पुलिस केस होने के बाद जो है जो ग्रीवेंसेज होती है वो रजिस्टर्ड होती है। एक रजिस्टर होता है पुलिस के बाद में जिसमें रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड एनसीआरबी डाटा, एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड होता है उसमें डाटा होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया ने रिकॉर्डेड अगर देखा जाए 2024 में टोटल जो है सुसाइड है स्टूडेंट के, ठीक है, 2024 में वो 14,488 हैं। पूरे वर्ष में एनसीआरबी का डाटा कहता है इसमें सभी टाइप के स्टूडेंट आ जाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता हो, 10th के एग्जाम देता हो या 12th के एग्जाम देता हो, जहां पे भी एग्जामिनेशन का निजाम है, जहां पे इम्तिहान लिया जाएगा और उसके बाद जो है इम्तिहान के बाद जो भी नतीजा होगा वो दिया जाएगा, वहां की मैं बातें कर रहा हूं। इसमें खाली नीट की बातें नहीं है। तो टोटल डाटा ये कह रहा है कि 14,488 रिकॉर्ड किए गए थे केसेस सुसाइड के 2024 में। वहीं वर्ष 2023 यानी 2023 की बात करें, ये जो डाटा था अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी 13,892 था। यानी 2023 से लेकर ये इंक्रीज हुआ है 4.3%। कितना? 4.3% जो है हमें इसमें देखने को मिला है। जिसमें से अब मैं मेल और फीमेल का भी यहां पे समझाऊंगा आपको। देखिए दोनों में डिफरेंट है, सॉरी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल में? वहीं हम मेल की बात करें, मेल का ये डाटा जो है वो 7669 है, वहीं जो है फीमेल का डाटा 6819 है। दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि भाई मेल फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा मेच्योर होती हैं और मेल इमेच्योर कम होते हैं, नहीं, उसके पीछे रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन ये है, मेल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, मेल के कंपैरिजन में बात करें, जो हमारे बच्चे जो होते हैं बच्चियों के मुकाबले ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं आप, कोई भी प्रिपरेशन चले जाएं, आज भी इंडिया में जो है फीमेल्स यानी बच्चियों को जो है वो एजुकेशन देने में जो अभिभावक हैं वो कतराते हैं, कम देते हैं। मोस्टली अगर हम रूरल बैकग्राउंड की बात करें, एक तो ये डिफरेंस आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये आ जाता है कि जो आपके माता पिता होते हैं, जो आपके गार्जियंस या अभिभावक होते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस यानी आशाएं जो बंधी हुई रहती हैं वो अपने मेल चाइल्ड के साथ रहती हैं। ठीक है, कि मेरा बेटा है यही हमें देख रेख करेगा, बच्ची का क्या है, बच्ची तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। ये कहानी जो है आज भी आप देखते हैं। तो इसलिए इनका थोड़ा रेशो इसलिए कम है। तो यहां से ये बातें निकल कर आती हैं कि मेल की के अपेक्षा बात करें, फीमेल के ऊपर जो है मेंटल प्रेशर वो थोड़ा कम रहता है। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भी रहता है। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 10th क्लास की, 10th एंड हायर सेकेंडरी, जिसको जो है +2 या कहीं कहीं किसी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में 12वीं की कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो वहां की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड एरिया है। तो मोस्ट अफेक्टेड एरिया इसलिए क्योंकि टोटल जो केसेस हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी उसमें 44% जो है वो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों या स्टेट बोर्ड के हों, तीनों का मिला के ये चीजें इसमें आती हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में भी ये काम आएगा। जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं, किसी स्टेट का लिखते हैं, तो ये डाटा आपको ज्यादा से ज्यादा पुट करने चाहिए ताकि नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा गेन किए जा सके। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं अगर स्टेट की बात करूं कि किस स्टेट में इंसिडेंट ज्यादा होते हैं, तो मैं स्टेट बता देता हूं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेस का 43% इन स्टेट में को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें, वो इनमें ये इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये होता क्यों है, क्यों ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं। आज मैं उनके पीछे के रीजंस की जो है इसमें चर्चा करूंगा, इसको डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो जो मैं बनाता हूं इस टाइप की, वो आपके कहीं ना कहीं यूपीएससी या यूपी स्टेट पीसीएस के जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको कहीं ये चीजें जो है पुट करनी हो, ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला जो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन। और एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन बनाया हुआ है हमारे अभिभावकों ने, हमारे बच्चों ने,
ठीक है, क्योंकि हम स्किल ना सिखा के या कोई उसको जो ऐसी चीजें ना सिखा के उसको जो है कौशल में विकसित न करके उसको फोर्स करते हैं एज ए अभिभावक सभी कि आपको जो है ना ये फला एग्जामिनेशन की, फला इम्तिहान की जो है आपको तैयारी करनी है और उसके बाद आगे कुछ करना है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी जो है स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठता है। ठीक है, पहले ही चीजें केवल जो है शहरी क्षेत्रों तक थी। अगर आज से हम 25-30 साल पहले जाएं, ये केवल कहाँ थी, ये रूरल एरियाज में नहीं थी। रूरल एरियाज में कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाया जाता था, या रूरल एरियाज में जो जहाँ पे कंपटीशन कम होता था, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज को ज्वाइन करना, तो ये ज़्यादा चीज़ें होती थी। लेकिन अभी रूरल एरियाज में शायद ही किसी का बच्चा होगा जो कहीं ना कहीं जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा न ले रहा हो, उसमें भागीदार न हो। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब हम नीट से ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नीट में जो है ओवर 22 लाख कैंडिडेट्स जो है वो जो है कम्पीट करते हैं, जिसमें से टोटल अगर हम पोजीशंस लगाएं जहां पे इनको एडमिशन लेना है, सीट्स की बात करें तो वो 1,12,000 के अराउंड है। ये मैंने खाली गवर्नमेंट सीट नहीं बताई है, इसमें गवर्नमेंट और जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं सबको मैंने ऐड कर दिया है। यानी 22 लाख छात्रों में से केवल 1,12,000 छात्रों का चयन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1,12,000 अगर हम जो है घटा दें या कम कर दे 22 लाख में से, बाकी कहीं ना कहीं बाकी को डिस्टर्बेंस देखना होगा। ये एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये अक्रॉस इंडिया जो है वो 1,12,000 है, 22 लाख कैंडिडेट हैं। तो सीधी सी बात है कि ये बर्डन जो है ये पड़ने वाला है, इसीलिए चीजें ज्यादा होती हैं। दूसरा क्या है कि कोचिंग जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, लाइक कोटा, ये नीट में ज्यादा है और किसी एग्जामिनेशन में इतना है नहीं। क्योंकि और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ स्टडी भी जो है वो कारगर सिद्ध होती है। इवन ऑनलाइन एजुकेशन से जो है बंदा वो घर पे रह के भी प्रिपरेशन करता है, और उनकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है जो है गार्जियंस की। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोचिंग का अपना एक शेड्यूल होता है, कोचिंग में स्टडी होती है, टेस्ट होता है, फिर टेस्ट होने के बाद रैंकिंग होती है। रैंकिंग में वहीं से उसका जो मेंटल लेवल है वो बेकार हो जाता है, उसमें जो है रैंक्स अप डाउन करती रहती है, तो यहीं से स्ट्रेस हो जाता है। एक 15 से 17 साल का जो बच्चा है, ठीक है, वो प्रिपरेशन कर रहा है और वहीं से जो है उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या आता है, प्रेशर, यहीं से वो प्रेशर झेलता चलता है। इसके बाद अगर हम बात करें फैमिली से, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, इस टाइप की जो प्रिपरेशंस करते हैं बच्चे, खास तौर पे मैंने देखा है आईआईटी और यूपीएससी, सॉरी आईआईटी और जो नीट होता है, इनमें एक्सपेक्टेशंस, इनके जो अभिभावक होते हैं उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहां से निकलने के बाद, यहां से बच्चे इस प्रोसेस से जो निकलता है उसके बाद उसका जो फ्यूचर है वो बड़ा स्वर्णिम होता है, बड़ा गोल्डन फ्यूचर होता है। क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनता है, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता है, अच्छे पैकेज पे जॉब लगती है, ठीक है, एक बड़ी मनी कमाने की उसमें क्षमता बन जाती है। वहीं अगर दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम तैयारी करें, कोई बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है, यानी कांस्टेबल किसी को बनना है, मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ कि कांस्टेबल हो या ना हो, फैमिली को एक्सपेक्टेशंस होती नहीं उससे, नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा फाड़ टूटने वाला नहीं है उनके ऊपर। एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह की फीस बहुत ज्यादा होती है, रहने का खर्च, सारी चीजें ये बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज तो लोन ले लेती हैं अपने बच्चे को नीट की प्रिपरेशन कराने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चा एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है, उसे लगता है कि आपने अपने माता पिता का बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है। तो उसके बाद क्या है कि वो बच्चा गिल्टी फील करने लगता है। ठीक है, गिल्टी फील करने लगता है तो वो ये सोचता है कि भाई जो है इफ आई फेल आई डिस्ट्रॉय माई फैमिली ड्रीम्स, ये बला बला, ये सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। वो एग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, यहाँ से भी ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिर उसके बाद होता क्या है। ये सारी चीज़ें होने के बाद बच्चा एग्जामिनेशन दे भी देता है, सारे काम कर देता है, ठीक है, और सब कुछ ठीक ठाक हो भी जाए, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप की न्यूज़ जो है वो मैं फिर उस दिन की तरह बोलूँगा, ये देखने को मिल जाती है। बस बच्चे का जो भी बच्चा कुछ मोरल है वो ये न्यूज़ वगैरह जब इस टाइप की चलती हैं वो ये तोड़ देती है। ठीक है, जो पेपर लीक करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप नहीं उनका दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे अब अपने आगे के जीवन को चला सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। तो नीट पेपर लीक जैसी शॉकिंग जो न्यूज जब चलती हैं तो बच्चे का मोरल डाउन होता है, तो उससे फिर वो इस टाइप के जो स्टेप्स हैं लेता है, लाइक सुसाइड या कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती हैं। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। देखिए, काम ऊपर भी करने की जरूरत है, हमें पेपर लीकेज रोकने पड़ेंगे,
ठीक है, हमें फैमिली एज ए गार्जियन हमें बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, और मैं जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, ओवर कैपेसिटी में जो है बहुत ज़्यादा लोन्स या ऐसा कोई जो है फाइनेंशियल कहीं भी जो है फंडिंग न लें जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी ये बढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें फिर उसी के बाद होती हैं। और क्योंकि ये बच्चे 15, 16, 17 साल की उम्र के हैं, मैंने बताया कि बहुत अबोध बच्चे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं वो है द रियल प्रॉब्लम इज मेंटल हेल्थ। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काम नहीं होता है। इंडिया एक जो है उन वाहिद मुल्कों में से एक है जहां पे हम बात करें, जहां पे मेंटल हेल्थ के बारे में कोई स्टडी, कोई अलग से जो है कुरिकुलम सेट नहीं किया गया है। सिलेबस में कोई मेंटल हेल्थ के बारे में जो है बच्चों को अलग से जो है कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि बच्चे सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होता है कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत वीक जब हो जाता है, नर्वस सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा वीक रहता है, एज कम होती है, तो ये सारी चीज़ें उसको होती हैं और वो एकेडमिक प्रेशर लेता है। क्या लेता है? एकेडमिक प्रेशर, जब वो अपनी स्टडी करता है। साथ ही मेंटल हेल्थ इतना कमजोर होता है कि वो सोशल आइसोलेशन में चला जाता है। सोशल आइसोलेशन आप समझते ही होंगे। फिर उसके बाद उससे जो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अभिभावकों की, वो उसको थोड़ा बहुत जो बचता है उसके बाद उसको तोड़ देती हैं। ठीक है, एंड फियर ऑफ फेलियर, और उसके अंदर फेल होने का जो डर है वो उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके बाद ऐसे स्टेप्स जो है, हमारे जो यूथ है नया, जो भारत का भविष्य है, यही मैं कह रहा हूं कि एक साइलेंट क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा साइलेंट क्राइसिस है जिसको हम नहीं समझ रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट शुड चेंज, हमें क्या बदलाव करने चाहिए। ठीक है, तो बदलाव ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई स्टडी करके नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि मैंडेटरी मेंटल हेल्थ काउंसलर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सारे इंस्टीट्यूशन, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, IITs, IIM, सब जगह जो है एक मैंडेटरी मेंटल हेल्थ काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि इनमें एंट्री लेने वाले जो बच्चे हैं वो 15, 16, 17 साल की उम्र के होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको जो है मैंडेटरी मेंटल हेल्थ काउंसलर वहां पे होना चाहिए, उनको सिखाए कि क्या करना है। वीकली स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन लाइक योगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये मेडिटेशन का जो है एक लेक्चर स्पेशली लगाना चाहिए सारे इंस्टीट्यूशंस में, एक अलग से पीरियड हो और उसमें जो है फिक्स एक टीचर रिक्रूट किया जाए और उनको ये सारी चीजें सिखाए। बच्चों को हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। साथ ही रिड्यूस टॉक्सिक रैंकिंग कल्चर, जो ये रैंकिंग का कल्चर है कि वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, सिस्टम फलाना ढिमका, ये नहीं लगाना चाहिए। और मैं ये आपको बता दूं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ये है ही नहीं। यूरोपियन कंट्रीज में ग्रेड होता है ABCD, 4 ग्रेड हो गए। ए ग्रेड में जो है 500 बच्चे हैं, बी में 600 है, सी में 700, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। रैंकिंग सिस्टम में आप एक इंडिविजुअल है। अगर मेरी AIR 76 है, ठीक है, मेरे पीछे जो है AIR 77 वाला होगा, मेरे से ऊपर जो है AIR 75 वाला होगा, तो मेरी इंडिविजुअल है वो। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता है। ठीक है, तो एक ग्रेडिंग सिस्टम उसमें लगाना चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चीजें मानी जाएंगी। अब उसमें सपोज दैट मेरा D ग्रेड है, हालांकि सबसे कमजोर ग्रेड है, लेकिन मैं उसमें अकेला नहीं हूं, मेरे 500 भाई और हैं मेरे साथ में, और मुझे इतना मेंटल लेवल स्ट्रेस लेने की रिक्वायरमेंट उसमें शायद नहीं होगी। ये रैंकिंग सिस्टम जो है इसमें हटाना चाहिए, रैंकिंग कल्चर। साथ ही इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, 24/7 हेल्पलाइन, क्राइसिस जो है इंटरवेंशन टीम्स एंड इमीडिएट सपोर्ट वगैरह भी होनी चाहिए। अगर कोई मेंटल हेल्थ में ऐसा जी रहा है तो उसके लिए सारी चीजें होनी चाहिए। आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करें, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं, गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये बहुत सारे केसेस को देखते हुए, और ये इनिशिएटिव्स आप ऐड कर सकते हैं अपने UPSC या यूपी स्टेट PCS के किसी भी एग्जामिनेशन के मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो सोशल इश्यूज वाला जो पार्ट होता है या सोसाइटी वाला जो पार्ट होता है वहां पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले टेली मानस आता है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मेनली जो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, या कोई भी मेंटली प्रॉब्लम में है तो वो इन नंबर्स पे जो है कॉल्स कर सकता है। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का किरण जो प्रोग्राम है वो भी इसी से रिलेटेड है, 24/7 सपोर्ट मिलता है। और मैं जो बच्चे हैं, जो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई परेशान है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों तक पहुंचे। जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जितना जल्दी पहुंचाए वो उतना ही ज्यादा ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर बच्चा आइसोलेशन में है, टिनी रूम में रह रहा है छोटे से,
तो वो इन पे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उनको कॉल करने की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह जो है आपका वंद्रेवाला फाउंडेशन है, ये वैसे तो एनपीओ है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके की, लेकिन ये भी जो है बहुत दिन से हेल्प कर रहे हैं बच्चों की। आप व्हाट्सएप भी इनको कर सकते हैं। इस नया इंडिया है, ऐसे ही आसरा फाउंडेशन वाले हैं। तो ये सारे जो हैं इनको, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इन पे ऐसे बच्चे जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइज, आज के लिए सेशन इतना ही। और इस सेशन में हम जो बात कर रहे थे वो मैं फिर से बता रहा हूं कि ये एक साइलेंट क्राइसिस आने वाला है देश में। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारे जो यूथ है, अगर हमारे यूथ ऐसे ही जो है उसको उसकी डेथ होती रही या सुसाइड करता रहा, तो आगे आने वाला जो हमारा भारत होगा वो युवाओं का भारत नहीं होगा। और किसी भी देश की ऊर्जा का संबंध उस देश के युवा से होता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो युवा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।